पिछले वीडियो में आपने सुना कि मैं शाही किला लाहौर की जेल में आ गया। अब आगे स्टेशन वैगन चढ़ाई चढ़ती हुई ऊपर आकर ठहर गई। मुझे उतारा गया और सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ाया गया। जब मेरी आंखों से पट्टी उतारी गई तो मैं एक बड़े हॉल में था। एक खौफ सारी फिजा पर तारी था, ठीक वैसा ही जैसा आम सस्पेंस फिल्मों में दिखाया जाता है। यह जगह भूतों का बसेरा नजर आती थी। कई कोनों से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। इंसान की चीखें, जैसे उन्हें किसी तेज धार छुरी से हलाल किया जा रहा हो। और उन्हीं चीखों के बीच एक ऐसी आवाज़ जिसे मैं हजारों में पहचान सकता था। खो सिंह। खो सिंह पानी का हाथ खो सिंह पानी का घड़ा हाथ से खड़कता हुआ बड़ी लय और ताल के साथ अपना जोड़ा हुआ मिर्जा गा रहा था। उसके लिए इसके लिए उसने पाकिस्तान के मशहूर गायक इनायती हुसैन बच्ची की तर्ज को अपनाया था। वागा बाजर मेरा वागे विच मैदान, वागे उत्ते बैठ के दल्ले मारन दा इम्तिहान। मैं दल्ले गिण गिण मारा, मैं दल्ले चुन चुन मारा। मुझे उसकी आवाज़ सुनकर बड़ी खुशी हुई कि वो जिंदा है। जब उसे जीप में बिठाकर 596 FIU लाहौर में ले गए थे तो मैंने उस रात सोचा था कि उन्होंने उसे ज़रूर गोली मार दी होगी, लेकिन वही जिंदा दिल खो सिंह अपने खुश तबीयत के साथ मेरे करीब ही कहीं मौजूद था, जिसे न तो वो तोड़ सके थे और न ही वो झुका सके थे। चौधरी मंजूर ने मुझे अपने पीछे आने को कहा। वहाँ एक बंदूकधारी मेरे पीछे चल रहा था। मुझे जमी दोज तय खाने में ले गए और एक कोठरी में बंद कर दिया। 4 कंबल वहाँ मौजूद थे। शाम को मुझे चाय भी मिली। यहाँ 24 घंटे पूछताछ का काम चलता रहा। यह सेंटर हमारे अमृतसर के सेंटर से मिलता जुलता था। बहुत सारे अफसर यहाँ बहुत दिनों से हैं। शाही किला CID स्पेशल ब्रांच 1965 में अस्तित्व में आई। तब से लेकर अब तक शाही किला ही इसका केंद्र था। इसकी ब्रांचें सारे पाकिस्तान में हैं। जिन संतरियों से मेरी दोस्ती हो गई उन्हें पता चला कि यहाँ 10 हिंदुस्तानी पूछताछ के दौरान दम तोड़ गए। न जाने कितने पागल हो गए। यहाँ कैदियों को 12 अलग अलग कोठरियों में रखा जाता है, जो एक दूसरे से काफ़ी फासले से अलग अलग जगहों पर हैं। एक कैदी एक कोठरी और एक संतरी का नियम है। संतरी हर 3 घंटे बाद बदला जाता है और यह काम 24 घंटे चलता है। एक अफसर एक वक्त ही नज़रबंदी से पूछताछ करता है और जब तक उसकी तफ्तीश ख़त्म नहीं होती वह दूसरे कैदी पर हाथ नहीं डालता। तफ्तीश ख़त्म होने के बाद 6 अफसर उस कैदी को लेकर बैठते हैं और सवालात करते हैं। जब तक उनकी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कैदी को नहीं छोड़ा जाता। शाही किला स्पेशल ब्रांच किले में दाईं ओर चढ़ाई चढ़कर एक कोने में है। इसके गिर्द 8 फुट ऊंची दीवार है। बाकी का किला जनता के लिए खुला है। दाखिला टिकट से होता है। यहाँ हरी हरी घास के बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन आम लोगों को स्पेशल ब्रांच की दीवारों के गिर्द घूमने की इजाज़त नहीं है। इससे चंद कदमों की दूरी पर तिब्बी बाज़ार है, जहाँ 6000 रंडियाँ बसती हैं और अपना धंधा चलाती हैं। ज्यों ही शाम घिरती है, ग्राहक लोग बड़ी शान शौकत के साथ सज धज कर इन कोठों की तरफ आते हैं। 1 रुपए के लिए कपड़े उतारने वाली औरत से लेकर 1000 रुपए तक रात का लेने वाली हसीनाएं मिलती हैं और नाच गाने के पर्दे में अपना धंधा चलाती हैं। कई तो उनमें से दिन के वक्त शाही किले के मैदानों में सज धज कर चहकती हुई ग्राहक फंसाती हैं। शाही किला बहुत बड़े इलाके को घेरे हुए है। इसमें 5 लाख लोग रह सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में यहाँ फौजें रहा करती थी। इसकी तामीर की शुरुआत शाहजहाँ के ज़माने में हुई थी और इसे रंजीत सिंह ने पूरा करवाया था। शाही मस्जिद इसके करीब ही है। शाही किले के बड़े दरवाजे के सामने गुरु अर्जुन देव का दरवाज़ा है, जहाँ उन्होंने शहादत पाई थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस बात की कल्पना करते हैं कि किस तरह गुरुजी आंखें बंद किए बैठे थे और वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रहे थे, जबकि दुश्मन गर्म कढ़ाओं से तपती हुई रेत उनके सिर पर गिरा रहे थे। अब जब इस गुरुद्वारे की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है तब मैं यहाँ हूँ। वह बड़ी जमींदोज कोठरी जिसमें मुझे रखा गया था
हाथी खाना होता था। राजाओं के ज़माने में हाथी बंधा करते थे। इसके 4 फुट लंबे गोल खंभों के साथ हाथी अपनी पीठ खुजवाया करते थे। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। एक मुंशी बशीर इन कोठरियों का इंचार्ज है। वो बड़ा रूखा था और कभी कभी गाली के बगैर बात भी नहीं करता था। एक शाम मेरी कोठरी का ताला खुला और मुझे सीढ़ियों के ऊपर ले जाया गया। जब आंखों से पट्टी खुली तो मेजर एजाज मकसूद मेरे सामने था। मैंने उसे सलाम किया। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और मेरा हालचाल पूछा। यूं ही इधर उधर की हाँकने के बाद वह अपने मकसद पर उतरा। भास्कर, अगर तुम यहाँ अपने बयान में किसी तरह ये कह दो कि तुम्हें गुलबर्ग में मेजर आसिफ से मिलना था, तो हल्फ उठाकर तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारे मुल्क वापस भिजवा दूंगा। मैंने एक पल सोचा और समझ गया कि इस शख्स की नीयत क्या है। मेजर आसिफ ज़रूर इससे सीनियर होगा और इसकी तरक्की के रास्ते की रुकावट भी। फिर इसकी चलती होगी और यह मेरे कंधे पर बंदूक रखकर दागना चाहता है। इस बात को जानते हैं कि यह बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। मैंने जो बयान आपको यहाँ दिए हैं उसमें कभी भी इसका जिक्र नहीं है। अब इस मुकाम पर मैं अपने बयान बदल कर अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बयान में तब्दीली करने के लिए मेरे पास बहुत ही मामूली बात है। बयान अभी तो मेरे पास है, उन्हें दोबारा टाइप करवा दूंगा तुम्हारी रजामंदी के लिए। अब यह खूबसूरत इंसान मुझे दुनिया का सबसे गंदा और घिनौना बदतरीन जानवर नज़र आ रहा था और इसका गोरा रंग एक कोड दिखाई दे रहा था। अपने एक साथी अफसर के साथ उसकी सबसे कमीनी हरकत और गद्दारी थी। महज उसकी गलती यह थी कि वह इससे सीनियर था। मेरी हालत इस वक्त ऐसी नहीं कि मैं अपनी नफरत का इजहार कर सकता। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उसने कहा। तुम्हारा साथी अमरीक सिंह, जिसने तुम्हें गिरफ्तार करवाया था, गिरफ्तार कर लिया गया है और यही कहीं शाही किले में तुम्हारे आसपास की कोठरियों में है, उसने मुझे बतलाया। यही एक इनाम है गद्दारों के लिए जो कि सिकंदर ने राजा आभी को दिया था, जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को दिया था। इसलिए इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है और ना ही मेरे लिए खुशी की कोई खबर है। जहाँ तक मेजर आसिफ के बारे में बयान का ताल्लुक है, मैं आप साफ कर दूं कि हो सकता है आपकी उससे कोई दुश्मनी हो, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। मुझ में उसके बच्चों की बद्दुआएं लेने का हौसला नहीं है। वाह भास्कर साहब, ये एक असली हिंदुस्तानी का निशानदेही है। अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो वह मुझे कहीं और फंसा देगा। मालिक के हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और बेवकूफ़ और ज़िद्दी मत बन। अपने बारे में सोच, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच, अपनी बीवी के बारे में और अपने बच्चे के बारे में जो अभी माँ के पेट में है, उसने गुर्रा कर कहा। जनाब, उसका खुदा वारिस है, मैं कौन हूँ? कम से कम मैं तो यह पाप कमाने के लिए तैयार नहीं। और भी तो कई हिंदुस्तानी हैं जिनकी आप तफ्तीश कर रहे हैं, उनमें से किसी को यह बयान दिलवा दें। शायद कोई ज़मीर का मारा ऐसा कर गुजरे, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस गुनाह में शरीक ना करें, मैंने जवाब दिया। बात बयानों की नहीं है, तुम्हारे अल्फाज ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान के पकड़े गए जासूसों में तुम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। माफ़ करें मेजर, यह नहीं हो सकता। उसने बड़े गुस्से से घंटी पर हाथ मारा। और इसको यहाँ से ले जाकर उसी तहखाने में फेंक दो जहाँ से लेके आए थे। शायद इसकी रिहाई मंजूर नहीं है। उस रात मैं बड़े चैन की नींद सोया। नेकी करने का अपना एक असर होता है ना। गुनाहगार की रूह किसी करवट चैन नहीं आती और वह नींद लेने के लिए शराब, नशावर गोलियां, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करता है। उसकी रूह खुद उस पर लानत भेजती है, जबकि नेकी आपकी रूह के लिए ऐसी खुशबू है जो आपके दिलो दिमाग और जिस्म पर छा जाती है। और यही खुशबू इस वक्त मेरे होश हवास पर तारी थी। अगले वीडियो में राजा गुल अनार खान चंद्रवंशी राजपूत, ये कौन है, ये अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक पिछले 10 वीडियो जो आप लोगों ने देखे हैं, उन वीडियो को
अपने उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जो इस तरह की कहानियों को अब तक ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये कहानियाँ, मुझे पता ये चला है कि हमारे मुल्क के बड़े सारे जासूस जब वहाँ पकड़े गए थे, तो यहाँ पे भी कुछ एक जासूस पकड़े गए थे जिनकी किताबें पाकिस्तान में छपी हैं। या अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात छोड़ भी दें तो कितने और ऐसे मुल्क हैं जिनके जासूस अपने दुश्मन देश में जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। सबकी कहानियाँ कहीं ना कहीं दर्ज होती हैं पन्नों में, और उन पर बड़ी सारी फिल्में बनती हैं, और वो किसी के लिए आइडल बन जाते हैं और सरकार के लिए एक इनाम लेने वाला आदमी, सिर्फ आदमी ही और कुछ नहीं। क्योंकि बड़े सारे कहानियाँ, बड़े सारे किस्से ऐसे भी हैं जब सरकारें मुकर गई हैं कि जनाब ये तो हमारा जासूस था ही नहीं। बाकी बातें आप समझदार हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैं जानता हूँ। शुक्रिया।